अजीब घटनाएं घटती है और फिर उन घटनाओं को भूत प्रेत से जोड़ दिया जाता है। न दिखने वाली चीजें महसूस होने लगती है और फिर हम ही उन्हें भूत या आत्मा का नाम दे देते हैं। उस वक्त मैंने सोचा कि अगर वहां कुछ होता तो चौहान काका मुझे जरूर बता देते। काम खत्म करने के बाद मैंने अपनी साइकिल ली और वापस अपने ठिकाने पर चला गया। उस रात मैंने 3-4 बार बाहर जाकर देखा। मैंने सोचा कि अगर वहां कोई रहता होगा तो आसपास जरूर दिखाई देगा या फिर कुछ ना कुछ हलचल जरूर महसूस होगी, लेकिन उस रात कुछ भी खास नहीं हुआ। न कोई आवाज आई और न ही कोई हलचल सुनाई दी। हर तरफ बस एक गहरा सन्नाटा था। ऐसा लगा कि शायद कल रात वहां जो भी था वो रात में ही वहां से भाग गया होगा और अब वो वापस नहीं आने वाला। उस रात मुझे बहुत अच्छे से नींद आई थी। अगले दिन मैं हमेशा की तरह तैयार हुआ और स्कूल के लिए निकल गया। उस दिन कुछ सरकारी अफसर स्कूल पर दौरा करने आने वाले थे, इसलिए मैं सुबह जल्दी स्कूल पहुंच गया था। अधिकारियों ने 2-3 घंटे तक अपनी जांच की और फिर वो वहां से चले गए। सब कुछ अकेले देखने के कारण आज स्कूल से निकलने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। स्कूल बंद करते समय मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास की चाबियां गुम हो गई है। सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि मेरे कमरे की चाबी भी मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने स्कूल और स्कूल के ग्राउंड में बहुत ढूंढा, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। फिर मैंने उसी गांव में जाकर किसी से ताले का इंतजाम किया और स्कूल को ताला लगाकर बंद कर दिया। इस सारे झमेले में मुझे और भी देर हो गई थी। सब कुछ होने के बाद मैं घर की ओर निकल पड़ा। साइकिल चलाते समय मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि चौहान काका के घर जाकर देखता हूं। हो सकता है शायद वो आ गए होंगे। उनके पास मेरे कमरे की डुप्लीकेट चाबी जरूर होगी। मैं वहां पहुंचा, लेकिन अब भी चौहान काका के घर पर ताला लगा हुआ था। निराश होकर मैं वहां से आगे बढ़ गया। मैंने सोचा कि अब ताला तोड़ना पड़ेगा, लेकिन सवाल ताला तोड़ने का नहीं था, बल्कि आज ताला तोड़ दूं तो कल कमरा कैसे बंद करूंगा, इस बात का था। तभी मेरी नजर पंचर वाले की दुकान पर चली गई। वो वहां हथौड़े से कुछ ठोक रहा था। उसे देख मेरे मन में आया कि मैं इसे अपने साथ ले जाता हूं। दिन भर के काम और चाबी ढूंढने के चक्कर में मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं पंचर वाले की दुकान पर पहुंचा तब लगभग अंधेरा हो चुका था। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई, लेकिन उसने कहा कि उसे भी बहुत देर हो चुकी है और उसे जल्दी घर जाना है। मैंने उसे बहुत समझाया और अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। आखिर में उसने एक हथौड़ा दिया और उसे मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। मैंने वो हथौड़ा लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। जब मैं घर से थोड़ी दूर था तभी वो पंचर वाला तेजी से अपनी साइकिल दौड़ाते हुए मेरे पीछे पीछे आ गया। मैंने अपनी साइकिल को रोकते हुए से पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे कुछ नहीं मास्टर जी, मैं तो आपको चाबी देने आया हूँ। तुम्हें चाबी कहाँ मिली? मास्टर, ये आपकी चाबी नहीं है। काफी साल पहले यहाँ के पुराने मालिक ने अपनी डुप्लीकेट चाबियां मेरे पास रखी थी। इन चाबियों को रखे बहुत दिन हो गए हैं। अब तक तो वो भी भूल गए हैं और मैं भी भूल गया था कि मेरे पास इस घर की चाबी है। जब मैं दुकान बंद कर रहा था तब अपना सामान रखते वक्त मेरा ध्यान चाबियों के गुच्छे पर चला गया, इसलिए उन्हें तुरंत लेकर यहाँ आ गया। चलो अच्छा हुआ, अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरे घर चलो। हम जहाँ मिले थे वहां से मेरा घर सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था, लेकिन फिर भी पंचर वाला मेरे साथ नहीं आना चाहता था। मुझे लगा शायद वो वहां आने से डर रहा है, इसलिए मैं चाबियां लेकर कमरे पर चला गया। वहां पहुंचकर एक एक चाबी लगाकर मैं कमरे के ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। वहां पर लाइट नहीं थी, इसलिए अंधेरे में ही चाबी और ताले का अंदाजा लगाकर मैं ताले को खोल रहा था। 4-5 चाबियां चेक करने के बाद कमरे का ताला खुल गया। अंदर जाकर मैंने लाइट चालू की और फिर से बाहर आ गया। मैं वापस चाबी देने पंचर वाले के पास चला गया और उसे वो सभी चाबियां दे दी। वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी मैंने उसे रोका और उसे कहा, अरे तेरे पास तो यहाँ की सभी कमरों की चाबियां होगी, है ना? उसने थोड़ा सोच कर कहा, हाँ सबकी है। तो मैंने उन चाबियों की तरफ देख कर कहा, तो ऐसा कर, ये सारी चाबियां मेरे पास रहने दे, मैं तुझे कल सुबह लौटा दूंगा। उसने अपना सिर हाँ ना में हिलाते हुए कहा, ठीक है। और फिर बिना किसी सवाल के उसने चाबियों का गुच्छा मेरे हाथ में दे दिया और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अब मुझे पहले ही काफी देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने ज्यादा झंझट किए बिना खाने के लिए दाल चावल साथ में ही पका लिए और पकते ही उन्हें गर्मा गर्म खा लिया। उसके बाद मैंने थोड़ी देर कुछ कागज इधर उधर किए और फिर एक किताब लेकर बिस्तर पर लेट गया। किताब पढ़ने का मन तो नहीं था, इसलिए आंखें बंद कर मैं शांति से बिस्तर में लेटा हुआ था।
वहां की गहरी शांति के साथ ही मैं हल्की नींद में चला गया। तभी मुझे फिर से कुछ खड़खड़ जैसी आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने मेरा ध्यान खींच लिया। यह साफ था कि आवाज उस बगल वाले कमरे से आ रही थी। आवाज को सुनते ही मेरी नजर दीवार पर टंगी हुई चाबियों पर चली गई। अगले ही पल मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ खींचने की करकर जैसी आवाज आ रही हो। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मैं उठकर खड़ा होने ही वाला था कि तभी अचानक वहां की लाइट चली गई। चारों ओर गहरा घना अंधेरा छा गया। ऐसा लगा मानो वहां का अंधेरा भी वहां की खामोशी का साथ दे रहा हो, जैसे वो मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो। लेकिन ऐसे ही वक्त पर हमारी सभी चेतनाएं जाग जाती है और हम हर छोटी से छोटी चीज को महसूस करने लगते हैं। मैं अंधेरे में टॉर्च ढूंढने लगा और मुझे ठीक उस दिन जैसी सिसकने की आवाज सुनाई दी। एक अनजान डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं महसूस कर पा रहा था कि वहां का माहौल एकदम से बदल गया था। मैंने अपने हाथ से टॉर्च को वहां आसपास खोजते हुए इधर उधर टटोला। आखिरकार एक कोने में टॉर्च हाथ में लगी। मैंने उसे चालू किया और बिना कोई आवाज किए चाबियों का गुच्छा उठाया। तभी अचानक वो मुसमुसाने की आवाज फिर से रुक गई। फिर एक बार चारों ओर सन्नाटा फैल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर भी मैंने चाबियां ली और टॉर्च उठाई और अपने कमरे से बाहर चला गया। कमरे के बाहर कदम रखते ही टॉर्च अचानक से झपकने लगी, जैसे वो भी मुझे आगे जाने से रोक रही हो। मैं थोड़ी घबराहट में उस टॉर्च को चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस वक्त एकदम से मुझे फिर वही रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आसपास गहरी शांति थी और उस शांति में वो आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। बाहर हर तरफ घना अंधेरा था। टॉर्च बार बार बंद चालू हो रही थी और वो आवाज अब ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। मैं हिम्मत करके दरवाजे की तरफ मुड़ा। हाथ में चाबी लेकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में ताला खुल गया और उसके साथ ही अंदर से आ रही आवाज आनी अचानक से बंद हो गई। हाथ में पकड़ी टॉर्च भी फिर से झपकने लगी और अचानक से बंद पड़ गई। दरवाजा खोलने से पहले मैं टॉर्च को हाथ पर मारकर चालू करने की कोशिश कर रहा था और तब अचानक हवा से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कर्र जैसी आवाज आई और मेरे पूरे बदन में सिरहन सी दौड़ गई। दरवाजा खुलता देख मेरी सांस अटक गई थी। नजर उठाकर अंदर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे पैर जैसे बर्फ की तरह ठंडे और जकड़े हुए लग रहे थे। फिर से कर जैसी आवाज आई। तभी एकदम से टॉर्च चालू हो गई और उस टॉर्च की रोशनी में मेरी नजर सीधे कमरे के अंदर किसी चीज पर पड़ी। कमरे के बीचों बीच किसी की लाश लटक रही थी। मैं सोच रहा था कि अभी अभी मुझे किसी की आवाज सुनाई दी थी और अब ये लाश किसकी है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। रात का अंधेरा और भी गहरा लगने लगा। उस माहौल में फैली खामोशी मेरे खून में जैसी घुल सी गई थी और मेरा खून जम गया था। सामने का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सांप एक साथ मेरे सिर को डंक मार रहे हो। वो लटकता हुआ शरीर धीरे धीरे झूल रहा था और उसी धीमी गति से वो घूम भी रहा था। जैसे जैसे वो शरीर घूम रहा था, उसका चेहरा मेरे सामने आता गया। टॉर्च की पीली रोशनी में मैंने उस चेहरे को ध्यान से देखा और यह समझने की कोशिश करने लगा कि क्या मैं उसे पहचानता हूं। उसे देखते वक्त मेरा हाथ कांप रहा था और साथ ही साथ टॉर्च की रोशनी भी थरथरा रही थी। उस लाश का चेहरा नीला पड़ा हुआ था। चेहरे पर खून जम चुका था। चेहरे की नसें और पूरा चेहरा फूला हुआ था। उसका मुंह खुला था और जिसमें से लंबी जीभ बाहर लटक रही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। और तब मैं ये सोच रहा था कि फांसी पर लटकते हुए लोगों की आंखें तो अक्सर बाहर निकली हुई और खुली होती है। ये सब देखते हुए न जाने मैं क्या क्या सोच रहा था और उन सब चीजों को महसूस कर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से बार बार बिजली का करंट गुजर रहा हो। तभी अचानक उस लटकते हुए शरीर ने झट से अपनी आंखें खोल दी। देखते ही देखते चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। उसे देख मुझे झटका सा लगा। मैं घबराकर पीछे गिर पड़ा। मैं तब चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी।
जिन बातों पर मैंने आज तक कभी विश्वास नहीं किया था, वो सब मेरी आंखों के सामने था। मैं डर के मारे किसी तरह उठने की कोशिश करने लगा। अंधेरे में ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई चीज मेरी ओर बढ़ रही है। वहां नीचे फर्श पर भी कुछ था जो रेंगते हुए, घसीटते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था। वही कदमों की आवाज, वही घसीटने की आवाज जो मैंने पहले भी सुनी थी। मैं लड़खड़ाते हुए किसी तरह उठकर वहां से भागने लगा और भागते हुए मैं उस पंचर वाले की दुकान की ओर जाने वाले रास्ते पर दौड़ पड़ा। जब मैं दौड़ रहा था तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि पीछे उस कमरे के दरवाजे में कोई खड़ा है और वो दूर से मुझे देख रहा है। पर मेरा दिमाग ये सोच रहा था कि वहां पर एक नहीं, 2 लाशें थी। एक जो ऊपर लटक रही थी और दूसरी जो नीचे रेंग रही थी, जिसने अंधेरे में अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया था। मैं भागते भागते बाहर की सड़क पर आ गया। पंचर वाले की दुकान बंद थी। उसी समय मेरे पास से किसी की गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी में कोई था जो मुझे आवाज दे रहा था, लेकिन उस वक्त मैं कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। मैं तो बस पागलों की तरह भाग आ जा रहा था। कुछ देर बाद मैं थककर जमीन पर गिर पड़ा। पीछे जो कोई भी था उसने मेरे पास आकर अपनी गाड़ी रोक दी। मैंने डरते हुए उसे कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। सामने खड़े आदमी ने मुझे छूते हुए कहा, जयराम, होश में आओ, मैं चौहान हूं, तुम्हारे घर का मालिक। मैंने घबराते हुए उनकी ओर देखा। वो सचमुच चौहान थे। उन्हें फिर ध्यान से देखा और तब कहीं मेरे जान में जान आ गई। उन्होंने मुझे सहारा देकर अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गए। घर पहुंचने पर उन्होंने मुझे पानी दिया और फिर बताया कि कोर्ट केस के काम से उन्हें अचानक शहर जाना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि मैं इतना डरा हुआ क्यों हूं। उन्हें शायद अच्छी तरह से अंदाजा था कि वहां क्या हुआ होगा, लेकिन शायद वो बस मेरी जुबान से सुनना चाहते थे। मैंने उन्हें पिछले 3-4 दिनों में वहां जो कुछ हुआ था वो सब विस्तार से बताया। मेरी बातें सुनते हुए उनकी पत्नी शर्म से सिर झुकाए वहीं पर खड़ी थी और तब चौहान साहब गुस्से से उसे देख रहे थे। फिर सब कुछ सुनने के बाद चौहान साहब बोल पड़े, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें ये सब पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन अपनी पत्नी की वजह से मैं कुछ कह नहीं पाया। आपसे पहले भी कई लोगों ने वहां भूत प्रेत की घटनाओं का अनुभव किया है, लेकिन जो आपने आज देखा वो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। कुछ साल पहले वो कमरा पुराने मालिक ने एक नए जोड़े को रहने के लिए दिया था। उन्होंने बताया था कि वो भागकर शादी करके आए हैं। मालिक को उन पर दया आ गई और उसने उन्हें वहां रहने की जगह दे दी। लेकिन उसी रात कुछ लोग उस जोड़े को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि उन लोगों को किसने सूचना दी थी। जो लोग पड़ोस में रहते थे वो भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोगों के हाथ में दरांते और कुल्हाड़ी जैसे हथियार थे। हैरानी की बात यह थी कि उन लोगों के पास उस कमरे की चाबी भी थी। सुना है कि लड़का उस समय कमरे को बाहर से ताला लगाकर कहीं कुछ लाने गया था और जब वो वापस आया तो उन सारे लोगों को देख वो अंधेरे में ही कहीं भाग गया। आखिरकार उन लोगों ने ताला खोल दिया। लड़की कमरे के अंदर थी। लोगों ने लड़की को बहुत मारा और मारकर वहीं फांसी पर लटका दिया। पड़ोस के लोगों को भी धमकी दी गई थी कि अगर किसी ने कुछ कहा तो उन्हें भी इसी तरह जान गंवानी पड़ेगी। वो लोग तो अगली सुबह ही उस जगह को छोड़कर चले गए। अब लोग कहते हैं पंचर बनाने वाले आदमी ने ही उन लोगों को यह जानकारी दी थी। अब सच झूठ भगवान जाने। लेकिन सुबह पुलिस आ गई और मकान मालिक को गिरफ्तार करके लेकर चली गई। मकान मालिक कुछ महीनों बाद छूट गया, लेकिन वो फिर वापस कभी वहां नहीं आया। उसने उन कमरों की चाबियां मुझे सौंप दी और फिर वो कहां चला गया मुझे भी पता नहीं। कुछ सालों बाद मैंने वो कमरे किराए पर देने की कोशिश की, लेकिन वहां की भूतिया घटनाओं की वजह से कोई भी 2 दिन से ज्यादा वहां टिक नहीं सका। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए, नहीं तो शायद मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। उस मकान मालिक ने मुझे उस रात को अपने घर रुकने दिया। जैसे तैसे मैंने वो रात काटी, लेकिन बार बार उस लड़की का वो डरावना सा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। वो दोनों प्रेत आत्माएं समय के जाल में फंसी हुई लग रही थी। सुबह मैं मकान मालिक के साथ उस चौल में चला गया
उन्होंने मेरा सामान समेटने में मेरी मदद की और उसी दिन मैंने उस जगह को छोड़ दिया। जाते वक्त मैं पंचर वाले की दुकान पर चला गया, लेकिन आज उसने अपनी दुकान नहीं खोली थी। जब मैं उस दुकान की तरफ देख रहा था तो चौहान काका ने मुझे देखते हुए बोला, दुकान को ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने उन्हें जवाब दिया, यही कि आज इस पंचर वाले ने अपनी दुकान नहीं खोली है। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे का भाव बदल गया। दुकान की तरफ देखते हुए बोले, वो पंचर वाला तो कब का मारा जा चुका है। उस घटना के कुछ ही दिनों बाद एक रात वो उस कमरे में कुछ खोजने चला गया था, लेकिन अगली सुबह उसकी भी लाश उसी कमरे में मिली जहां उस लड़की को फांसी दी गई थी। किसी को नहीं पता कि वहां क्या हुआ था और वो वहां क्या करने गया था। इसलिए तो लोग कहते हैं कि इस घटना में शायद वो भी शामिल था। काका की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। और तब मुझे याद आ गया कि वो पंचर वाला जरूर उस रात अपनी चाबी खोजने गया होगा, वही चाबी जो उसने उन हत्यारों को दी थी